सबसे पहले तो बेटा ये जो थ्योरी दिख रही है इससे आपको डर नहीं लगना चाहिए, नहीं डरना है, क्योंकि ये जो थ्योरी है आपके दिमाग में इस टाइप से मैं बिठा दूंगा जिस टाइप से आपको कभी भूल भी नहीं पाओगे। तो टेंशन नहीं लेना, इस थ्योरी से नहीं डरना। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। जी हाँ, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और डी ब्रॉगली समीकरण, दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे लिए महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं और आपको एक बेसिक भी नॉलेज सिखाते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो आपको मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ये चाहिए है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आवृत्ति जो होती है इस आवृत्ति को किससे व्यक्त करते हैं। तो आपको पता है यार, आवृत्ति को हम न्यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? आवृत्ति को हम न्यू से व्यक्त करते हैं। तो सर ये होती क्या है, आप थोड़ा सा नॉलेज दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल यार, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ, एक एक चीज आपको समझना आना चाहिए, उस उद्देश्य से मैं आपको पढ़ाता हूं। तो ध्यान से सुनो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप ये तो जानते ही होंगे कि कोई भी जो तरंग है वो इस टाइप से गति करती है, कोई भी तरंग हो वो इस टाइप से गति करती है। ये आपको पता है, ये आपको नॉलेज है, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हो जो तरंग है, इस तरंग में जो उठा हुआ मेरे भाई भाग होता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं? सुरंग बोलते हैं। तो ये भी सुरंग है और ये भी क्या है? सुरंग, क्योंकि उठे हुए जितने भी भाग होते हैं वो सुरंग कहलाते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, जो गिरा हुआ भाग होता है वो आपका कहलाता है गर्त। तो ये वाला भाग क्या है? गर्त है, और ये वाला भाग भी क्या होता है? गर्त होता है। ठीक है, तो अब सुरंग और गर्त समझ गए। तरंग में सुरंग कहाँ होता है, गर्त कहाँ होता है, ये समझ गए। इसके बाद क्या समझना है? इसके बाद बेटा आपको ये समझना है, ये सुरंग की क्या है? अधिकतम ऊंचाई। और सुरंग की अधिकतम ऊंचाई को ये आपकी तरंग की अधिकतम ऊंचाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुरंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी सुरंग है और ये भी क्या है? सुरंग है। अब ये क्या है? गर्त, और ये भी क्या है? गर्त। ये आप जान गए। तो बेटा क्या कह रहा हूं मैं आपसे? ये कह रहा हूं कि कोई भी दो सुरंगों के बीच की दूरी, कोई भी दो सुरंगों के बीच की दूरी, कोई भी दो सुरंग हो सकते हैं। जैसे ये दो सुरंग है, इनके बीच की दूरी है ना, इसको ये मैंने लैम्डा बना दिया। क्या बना दिया बेटा? लैम्डा बना दिया। ये एक लैम्डा का चिन्ह है जो दिख रहा है ना, ये वाला चिन्ह उल्टा वाई, ये लैम्डा का चिन्ह है। ठीक है, तो दो सुरंगों के बीच की दूरी या फिर जो दो गर्त होते हैं इनकी जो बीच की दूरी होती है ना मेरे प्यारे साथियों, इसको हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। ये आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना, है ना। तो दो सुरंगों के बीच की दूरी या फिर दो गर्तों के जो बीच की दूरी होती है प्यारे साथियों, वो आपका क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है। क्लियर है? ठीक है। अब दूसरा आता है, सर ये आवृत्ति क्या होती है? तो मेरे प्यारे साथियों ये ध्यान से सुनना है। किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, देखो ये तरंग है ना, इस पर ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, बहुत सारे बिंदु होंगे, कई बिंदु होंगे, है ना, क्योंकि कई बिंदु मिलते हैं तो एक रेखा बनती है। तो इसके किसी एक बिंदु से गुजरने वाली जो तरंगों की संख्या है उसे हम बोलते हैं आवृत्ति या तरंग आवृत्ति। ध्यान रखना, तो किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो आवृत्ति को हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा? न्यू से। और एक बात और याद रखना, आवृत्ति का मात्रक एच हर्ट्ज होता है। क्या होता है बेटा? हर्ट्ज होता है। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में बिठा के रखना, क्योंकि ये आपको मैं बेसिक आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आवृत्ति को हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा? न्यू से व्यक्त करते हैं, मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य को हम किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से, और इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है बेटा? एंगस्ट्रॉम। पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में। क्लियर है? अब नेक्स्ट परिभाषा बेटा मैं आपको बता रहा हूं तरंग वेग की। किसकी बता रहा हूं बेटा? तरंग वेग की। ये तरंग वेग क्या चीज होती है? तो सुनो ध्यान से, तरंग वेग को सबसे पहले बता दे रहा हूं बेटा मैं, सी से व्यक्त करते हैं। जो तरंग वेग होती है बेटा उसको हम सी से व्यक्त करते हैं, बट ये होती क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों सुन लो इसकी परिभाषा। एक सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, एक सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई की दूरी को हम प्यारे साथियों क्या बोलते हैं? तरंग वेग। एक सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? तरंग वेग बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको तीन परिभाषाएं बताई, आई होप आप समझ गए होंगे। आवृत्ति क्या है? तरंगों की संख्या। तरंग दैर्घ्य क्या है? दो तरंगों के बीच की या दो गर्तों के बीच की। और तरंग वेग क्या है?
सॉरी तरंग धैर्य। और ये तरंग वेग क्या है, तो तरंग वेग क्या है बेटा, तरंग वेग 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे, तरंग वेग कहेंगे। अब यहाँ से एक चीज और जानना जरूरी है, जो आवृत्ति होती है बेटा न्यू, इसका फॉर्मूला होता है c/λ, मतलब आवृत्ति बराबर c/λ होता है। और c क्या होता है, तरंग वेग, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। तो इतना आपको नॉलेज होना चाहिए, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आई होप आपको ये सब जानकारी समझ में आ गई है। ये हमारा बेसिक हो गया है, और हमारा जब बेसिक हो जाता है तो हम कहां बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन की ओर, क्योंकि बिना बेसिक का हम कोई क्वेश्चन करते नहीं है बेटा। ठीक है, आपको पता है भाई, भले ही हम ये व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं आपको, भले ही आप व्हाइट बोर्ड देखकर भाग जाते हैं, लेकिन बेटा ये जो व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी स्मार्ट बोर्ड में ले नहीं सकता, अभी स्मार्ट बोर्ड में नहीं ले सकता, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जल्द ही ये जो व्हाइट बोर्ड है वो स्मार्ट बोर्ड में बदल जाएगा। लेकिन ये जो व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिकली आपको पढ़ा रहा हूं हर एक चीज को समझाते हुए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। देखो बेटा यहाँ एक शब्द आया क्वांटम, ये क्वांटम आया क्यों इस सिद्धांत में, देखो प्लांक का नाम क्या है, प्लांक एक वैज्ञानिक है। प्लांक क्या है, एक वैज्ञानिक जिनका पूरा नाम बता दे रहा हूँ बेटा, इनका पूरा नाम है मैक्स प्लांक। इनका पूरा नाम क्या है बेटा, मैक्स प्लांक। और मैक्स प्लांक ने ये सिद्धांत दिया था, क्वांटम से संबंधित था, इसलिए क्वांटम सिद्धांत बना। बट ये क्वांटम क्या होता है तो टेंशन मत लो, अभी इधर सुनो ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रकाश की, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रकाश की। ठीक है, प्रकाश, प्रकाश मतलब एक ऊर्जा है ना, प्रकाश, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है ना। जैसे हमें आ रहा है हमारे ऊपर जो प्रकाश, या जो सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर आता है, ये एक प्रकाश है, ये एक ऊर्जा है। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, मैंने यहां लिख दिया प्रकाश ऊर्जा, या फिर मैं बोल दूं बेटा विकिरण। प्रकाश ऊर्जा को विकिरण भी बोलते हैं, ध्यान रखना, प्रकाश ऊर्जा को बेटा क्या बोलते हैं, विकिरण। अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये प्रकाश ऊर्जा कितने मार्गों से चलती है, मतलब कितने प्रकार से गति कर सकती है, आपसे ये पूछ रहा हूं मैं। क्या आपको पता है ये जो प्रकाश ऊर्जा है कितने मार्गों, कितने प्रकार से गति करती है, तो आपको नहीं पता है, टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा। प्रकाश जिसमें एक होती है मेरे भाई तरंगीय गति, और दूसरी होती है कणीय गति। तरंगीय गति मतलब तरंगों के रूप में गति करना, और कणीय का गति का मतलब थोड़े छोटे छोटे कणों के रूप में गति करना। तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि प्रकाश दो मार्ग से चलता है, तो भाई आपको पता है, कैसे पता है, देखो क्या आपने प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ा, क्या प्रकाश का आपने अपवर्तन नहीं पढ़ा, आपने प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ा है मेरे भाई, और प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ा है। तो उसमें आपने देखा है कि प्रकाश तरंगों के रूप में आता है और तरंगों के रूप में जाता है, मतलब प्रकाश तरंगों के रूप में आता है और तरंगों के रूप में जाता है। क्या आपने पढ़ा है, बिल्कुल। अब प्रकाश तरंगों के रूप में आता है, तरंगों के रूप में जाता है, इसका मतलब प्रकाश तरंगी गति करता है। तो प्रकाश का जो परावर्तन अपवर्तन है, इसमें प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। तो ये आपको नॉलेज है। अब प्रकाश कणीय गति कैसे करता है वो और बता दो सर, काम बन जाएगा। हाँ तो सुनो, ध्यान से सुनना है आपको। क्या आपने गर्मियों के सीजन में जब गर्मी पड़ती है और आपके घर में रोशनदान से या फिर जो जंगला या वेंटिलेटर होता है, उससे अगर प्रकाश आता है गर्मियों के सीजन में, या फिर धूप जिस दिन ज्यादा निकलती है उस दिन यदि आपके घर में जंगला से या वेंटिलेटर से या रोशनदान से आपके घर में प्रकाश आता है, तो आपने देखा होगा उस प्रकाश में तेरी मुरली पे भला कौन नचता, तो उस प्रकाश में हम देखते हैं छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं, छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं। क्यों उड़ते रहते हैं, क्योंकि प्रकाश जो है ना कणीय गति भी करता है। और एक आपने ध्रुवण सुना होगा, ध्रुवण नाम की एक घटना सुनी होगी। वो प्रकाश का ध्रुवण, वो जो आपको वेंटिलेटर से या फिर रोशनदान से जो प्रकाश आता है, एक ध्रुवण की घटना उसको आप मान सकते हो। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश भाई छोटे छोटे कणों के रूप में भी गति कर सकता है और तरंगों के रूप में भी गति कर सकता है। और अब हम इस सिद्धांत को पढ़ेंगे। अब हम आपको समय नहीं लगाएंगे, जल्दी से ये सिद्धांत खत्म कर देंगे, क्योंकि पूरा विषय हम बता चुके। तो अब ध्यान से सुनना है। देखो सबसे पहले तो ये सुन लो कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था 1900 में। इतनी थ्योरी तो खत्म, इतनी थ्योरी खत्म। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था, कब किया था, 1900 में किया था। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार क्या होता है वो देखो। तो इसके अनुसार बेटा जो प्रकाश ऊर्जा या विकिरण होता है, मतलब यही प्रकाश ऊर्जा या विकिरण की बात कर रहे हैं, कोई अलग सी बात नहीं कर रहे हैं।
इसके अनुसार जो प्रकाश ऊर्जा या जो विकिरण होता है वो लगातार तरंगों के रूप में ना चलकर, मतलब ऐसा नहीं कि प्रकाश या जो विकिरण है वो लगातार कंटिन्यू तरंगों में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार तरंगों के रूप में ना चलकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में चलता है। मतलब ये जो प्रकाश है छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, जैसे हमने देखा है रोशनदान में से आ रहा है प्रकाश, उसमें छोटे छोटे कण है ना, उन छोटे छोटे कणों को हम बंडल बोलते हैं। ठीक है, उन छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं बेटा? बंडल या पैकेट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में क्या करता है? चलती है। प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलती है। और ये जो छोटे छोटे पैकेट या बंडल होते हैं ना, छोटे छोटे पैकेट या बंडल होते हैं ना प्रकाश में, वो आपसे क्या कहलाते हैं? क्वांटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे साथियों? क्वांटा कहलाते हैं। और क्वांटा के आधार पर इसका नाम क्या बना भाई? क्वांटम सिद्धांत। समझ रहे हो ना? तो जो प्रकाश ऊर्जा है वो लगातार तरंगों में ना चलकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलती है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। इतनी थ्योरी भी खत्म। आगे जो प्रत्येक क्वांटा है इसकी ऊर्जा निश्चित होती है, मतलब प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा निश्चित होती है, वो बदलती नहीं है ना? बदलती नहीं है, क्वांटा की ऊर्जा बदलती नहीं है, वो निश्चित होती है। और प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा जब निश्चित होती है ना मेरे प्यारे साथियों, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं? फोटोन बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? फोटोन। क्या कहते हैं उसको? फोटोन कहते हैं। क्लियर है? ये थ्योरी खत्म। अब बोर्ड साइड मत देखना, थ्योरी मत देखना, बस मेरे शब्दों को सुनना। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने 1900 में किया था, आप पता चल गया? ठीक है। इसके अनुसार क्या होता है बेटा? जो प्रकाश ऊर्जा होती है, जो विकिरण होता है, वो लगातार तरंगों में नहीं चलता, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलता है। और इन ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट या बंडल होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। और इनकी ऊर्जा निश्चित होती है, इसलिए हम इन्हें फोटोन बोलते हैं। हो गई ना याद? बिल्कुल याद हो गई होगी। ठीक है, अब आगे बेटा एक बात याद रखना, जो प्रत्येक क्वांटा है, प्रत्येक क्वांटा की जो ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब ई, वो आवृत्ति न्यू से व्यक्त करते हैं ना, है ना? तो प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा आवृत्ति न्यू की कैसे होती है बेटा? समानुपाती। तो ऊर्जा को आवृत्ति के समानुपाती कर दो, तो ये रही ऊर्जा और ये रहा समानुपाती का चिन्ह और ये रही आवृत्ति। ये रही क्या? आवृत्ति। क्या इसमें कोई परेशानी है? अब उसमें बोला ना ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती, तो हमने समानुपाती कर दिया। अब एक बात पता होगा, जब जब समानुपाती का बेटा चिन्ह हटाया जाता है तब तब एक नियतांक आता है, तो वो यहाँ नियतांक हम क्या लेंगे? h लेंगे। क्या लेंगे? h लेंगे। और h के बारे में हम लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे बेटा नीचे जगह न होने के कारण, जहाँ h एक नियतांक है। h एक नियतांक है। एक बार देख ले रहे हैं सारा कुछ आपको दिख रहा है कि नहीं? भाई दिक्कत जा रही है, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा हम कैमरा को एडजस्ट करेंगे मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो भाई आप देखो, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाओगे नियतांक आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा? एक नियतांक आ जाएगा, h होगा, है ना? तो जहां h एक नियतांक है, आप लिख देना, जहां h एक नियतांक है जिसे, अब इसको क्या कहेंगे? तो भाई प्लांक सिद्धांत में आया ना, तो जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं, जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। इसके नीचे लाइन लिख देना, ये यहाँ जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखा। और एक विशेष बात याद रखना है बेटा, जो प्लांक नियतांक है h, इसका मान होता है 6.62 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। ये प्लांक नियतांक का मान है। ये ऑब्जेक्ट में आपसे पूछा जाता है कि भाई प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, ये आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा। तो बस ये सिद्धांत खत्म, इतना ही था, है ना? तो अब आपसे पूछा जाए कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, तो ये थ्योरी नहीं बताना, आपको ये बता देना है E बराबर h न्यू। E बराबर h न्यू, ये है प्लांक सिद्धांत का समीकरण। जो प्लांक सिद्धांत है उसके अनुसार E h न्यू के बराबर होता है। और h का क्या है? प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू ये होती है। ये सिद्धांत खत्म। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा आगे हम बढ़ेंगे और आगे हम जो डी ब्रॉगली समीकरण है इसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक हमारा बन गया है, बेसिक हम जानते हैं, अब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो भाई डी ब्रॉगली समीकरण डी ब्रॉगली ने ही दिया था।
डी ब्रोगली समीकरण किसने दिया था? डी ब्रोगली ने ही दिया था। और इन व्यक्ति जो डी ब्रोगली है, इनका ये मानना था कि भाई किसी गतिमान कण का जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य को मैं समझा चुका हूं ना आपको, किसी गतिमान कण का बेटा जो तरंग दैर्घ्य होता है, मतलब लैम्डा, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से व्यक्त करते हैं, बता चुका हूं। किसी गतिमान कण का बेटा जो तरंग दैर्घ्य होता है वो संवेग, और संवेग को किससे व्यक्त करते हैं बेटा? पी से। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा संवेग को किससे व्यक्त करते हैं? पी से। तो जो गतिमान कण का जो तरंग दैर्घ्य है वो संवेग के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है बेटा? संवेग के। तो मैंने यदि मान लिया तरंग दैर्घ्य लैम्डा है और संवेग क्या है? संवेग क्या है बेटा? पी है। सॉरी, यहाँ पर बेटा थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, यहाँ समानुपाती नहीं है, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये है। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है सर? ये हमें समझ में नहीं आता, टेंशन मत लो, आपको दोनों को समझा दे रहा हूं। देखो, मान के चलो ये ए है और ये क्या है? बी। अगर ए और बी एक दूसरे के समानुपाती हैं तो ये चिन्ह आपका ऐसा लग जाता है, मतलब ए के सामने बी रहेगा। अगर समानुपाती हैं तो ए के सामने क्या रहेगा? बी। मतलब एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के समानुपाती है तो वो सामने रहेगा, लेकिन अगर एक व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन क्या है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? जो एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के एक के बटे में होगा। मतलब अगर समानुपाती है तो ऐसा लिखेंगे, और अगर व्युत्क्रमानुपाती है कोई तो उसको एक के बटे में लिखेंगे। जैसे बी व्युत्क्रमानुपाती है एक के, तो उसको एक के बटे में लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? समझ आ गई? ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। तो मैंने बेटा यहाँ लिख दिया तरंग दैर्घ्य अगर लैम्डा है और संवेग क्या है? पी। तब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? तो बेटा इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती पी है। अब व्युत्क्रमानुपाती के बटे में लिखेंगे तो एक के बटे में लिख देंगे पी को, अर्थात आपका ये बन जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब आपको पता है बेटा ये वाला जो चिन्ह जब जब हटाते हैं तब तब क्या आता है? नियतांक आता है। तो बेटा यहाँ जो नियतांक आएगा वो आपका आएगा एच आएगा। क्या आएगा? एच। तो लैम्डा ये बराबर, ये हटाया तो बराबर, और ये एच और बटे में क्या है बेटा? पी। तो ये है आपका डी ब्रोगली समीकरण। तो ये बेटा आपका क्या है? डी ब्रोगली समीकरण। आई होप आप समझ गए होगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये डी ब्रोगली समीकरण तो हमें पता चल गया सर, ये डी ब्रोगली समीकरण लैम्डा बराबर एच अपॉन पी होता है। लेकिन एग्जाम में बेटा इसकी स्थापना पूछता है कि इसकी स्थापना कीजिए। आओ स्थापना करते हैं। तो हम इसका जो बेटा व्यंजक निर्मित करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं? व्यंजक। ठीक है, तो बेटा अगर हमें इस डी ब्रोगली समीकरण इसकी स्थापना करना है तो हमें दो सिद्धांत की आवश्यकता होगी। एक तो बेटा यहाँ पर हम पहले तो लिख देंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। अब बेटा हम क्या जानते हैं? तो हम तो बहुत जानते हैं, लेकिन इसको स्थापन करना है, इसके स्थापना के लिए हम क्या जानते हैं? तो हम ये जानते हैं बेटा प्लांक का सिद्धांत। प्लांक का सिद्धांत, प्लांक का सिद्धांत क्या होता है? तो हम ये जानते हैं बेटा जो प्लांक का सिद्धांत है, देखो हमें बोला था कोई आपसे प्लांक का सिद्धांत पूछे आपको ये बताना है ना? तो ये जानते हैं कि प्लांक सिद्धांत के अनुसार E बराबर क्या होता है? एच न्यू, ये होता है। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। इसके बाद आपको एक सिद्धांत को जानने की जरूरत और पड़ेगी, जो है आपका आइंस्टीन का सिद्धांत, जो E बराबर mc² होगा। देखो ये आपका फिजिक्स में है मोस्टली सिद्धांत, लेकिन आप चाहते हो कि इस सिद्धांत को मैं पढ़ाऊं तो मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं है। तो ठीक है, तो ये आइंस्टीन का सिद्धांत क्या होता है बेटा? E बराबर mc²। m क्या है? तो m बेटा द्रव्यमान है, और c क्या है? अभी आपने पढ़ा है, c क्या है? तरंग वेग है। मैंने बेसिक आपको समझाया था। तो c क्या है बेटा? तरंग वेग है। ठीक है, तो c तरंग वेग है और E क्या है? E क्या है? ऊर्जा, m है द्रव्यमान और c है तरंग वेग। क्लियर है? अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को, जब समीकरण 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट बराबर है, मतलब इन दोनों का LHS बराबर है। दोनों का LHS क्या है बेटा? बराबर। और आपको पता है जब LHS बराबर होती है, मतलब जब ये वाले भाग बराबर होते हैं इस तरफ वाले, तो इस तरफ वाले भागों को हम बराबर कर देते हैं। कर देते हैं कि नहीं? तो पहले तो हम इसको बेटा साफ कर देंगे, है ना, हटा देंगे, ताकि हम आपको पूरा समझा पाए और ये कोई हटे ना। ठीक है, चलो तो बेटा मैंने यहाँ से इसको साफ कर दिया, और देखो समीकरण 1 और 2 से ये वाला भाग बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बेटा एक लाइन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व हमें 2 से क्या दिख रहा है कि इस तरफ वाला भाग बराबर है, तो ये वाला भाग अपने आप बराबर हो जाएगा। मतलब जब ये बराबर है तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, मतलब h न्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा? mc²।
कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब बेटा हमें लैम्डा बराबर चाहिए, किसके बराबर चाहिए? लैम्डा बराबर चाहिए। तो अभी हमें लैम्डा कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना। लेकिन बेटा अगर मैं इस न्यू, ये जो न्यू दिख रहा है, न्यू बराबर हमें पता है c अपॉन लैम्डा होता है। मैंने अभी इसका सूत्र भी आपको बता दिया। न्यू बराबर क्या होता है बेटा? c अपॉन लैम्डा होता है। तो ये जो न्यू है इसकी जगह हम रख देंगे c अपॉन लैम्डा। तो भाई क्या हो जाएगा? h, न्यू की जगह हमने क्या रख दिया? c अपॉन लैम्डा बराबर यहाँ पर क्या है बेटा? mc स्क्वायर है। एक c से एक c काट दो, एक c बचा, ठीक है। तो ये h अपॉन लैम्डा बचा और ये क्या बचा बेटा? mc। क्या बचा बेटा? mc। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब बेटा आपको ये पता है कि जो संवेग है क्या होता है बेटा? जो संवेग होता है वो द्रव्यमान इंटू वेग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो संवेग को किससे व्यक्त करते हैं? p से, द्रव्यमान को m से, और वेग को हम किससे व्यक्त करेंगे बेटा? c से। मतलब m इंटू सी, m इंटू सी क्या होता है बेटा? p होता है ना। तो m इंटू सी की जगह हम क्या रख देंगे बेटा? p रख देंगे। तो ये रख दिया हमने p। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? लैम्डा की। हम तो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा? लैम्डा को इधर ले जाएंगे और p को इधर ले जाएंगे, है ना। तो h बटे p बराबर लैम्डा, है ना। या फिर इसको ऐसा ना रखें तो इसको इस तरफ लिख दो, लैम्डा बराबर h अपॉन p। ये हमारा आ गया फाइनली डी ब्रॉगली समीकरण। देखो यही था ना, और यही हमने स्थापित कर दिया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एक एक चीज समझ में आई होगी, है ना। तो बेटा एक बार वीडियो को आपको लाइक करना है और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करना है और इतना सपोर्ट करना है अपने भाई को, है ना, कि भाई ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ये स्मार्ट बोर्ड में जल्द से जल्द बदल जाए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।